सीएमए फाइनल डीटी का टेस्ट पेपर का आज इवैल्यूएशन डे है। आप अपने मार्क्स देखिए, जहाँ जहाँ मार्किंग मुझे आपको बतानी है वहाँ वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज आंसर का एक्सप्लेनेशन अपने नहीं कर रहे। वी आर नॉट टीचिंग यू कि इसका राइट आंसर कैसे आया, रेदर वी आर टीचिंग यू कि इसके आंसर्स पे आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। तो आप इसको एक टीचिंग सेशन मत समझिए कि आपको इसमें यह बताया जाएगा कि ये आंसर राइट कैसे आया। नो, दिस इज जस्ट इवेल्युएशन ऑफ एग्जामिनेशन कॉपी। जैसे आप इंस्टीट्यूट में जब एग्जाम्स देते हो तो आपको बस वो लोग एग्जामिनेशन इवेल्युएशन में यही बताते हैं कि ये इसका राइट आंसर है, आपको इतने मार्क्स मिले हैं, और ये लिखने के कारण आपको इतने मार्क्स मिले, ये नहीं लिखने के कारण आपको मार्क्स नहीं मिले। तो हम यहाँ पे उसी माइंड सेट से ये वीडियो बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपना एमसीक्यू का था, तो ये रेड वाला पार्ट आंसर है। आप यदि राइट किए हो तो अपना मार्क्स ले लीजिए, रॉन्ग है तो 0 नंबर बैठाते जाइए। आई होप आप अपने मार्क्स बैठाते जा रहे। होप अपना मार्क्स आप बैठाते जा रहे हो। रेड वाला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ए बी सी डी एफ जी एच आई, इन सारे क्वेश्चन का आपको मार्क्स मालूम पड़ गए। ठीक है, आए 10 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स था। तो आई होप आपको 15 मार्क्स, सॉरी, तो हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स है, आप अपने मार्क्स बैठा दें। नहीं नहीं, 15 क्वेश्चन में 15 मार्क्स है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में आइए। 10 फिल इन द ब्लैंक है, सबके राइट आंसर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। राइट होते जा रहा है तो मार्क्स बैठाते जाइए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। यहाँ पे इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) मस्ट बी इशूड विद इन 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड। यहाँ पे यदि आप इतना भी लिखते हो ना, 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब भी मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, और पूरा लिखना जरूरी है। यदि आप सिर्फ 9 months लिखे हो तो आप 0 नंबर बैठा लेना। कम से कम आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। 9 months कहाँ से? तो 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। आप 9 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर लिखते हो तब भी मैं आपको मार्क्स दे दूंगा। आई रिपीट, यदि आप 9 months फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर भी लिखते हो ना तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगा। टू 64 के इस क्वेश्चन में टाइम लिमिट फॉर पासिंग डिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 एट द मोशन ऑफ कमिश्नर, it is 1 year from end of the financial year in which order sought to be revised was passed। ये थोड़ा रॉन्ग हुआ है। 1 year from date of order, जो आंसर टाइप हुआ वो 263 के लिए टाइप हो गया, क्वेश्चन 264 का है। One year from date of the order sought to be revised was passed। आप यदि 1 year फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर लिखेंगे तब भी चलेगा, तब भी मार्क्स बैठा लो। लेकिन यदि आप 1 year खाली लिख के छोड़ दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 1 year फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रॉन्ग है, 0 मार्क्स। पूरा राइट होना चाहिए, 1 year फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। आई होप आपने फिल इन द ब्लैंक के अपने मार्क्स सेट कर लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में।
Given below is the details provided to you by Mr. Ryan, a resident individual aged 54 years, engaged in the manufacture of a specified article in respect of income. तो PGBP का complete sums है, इसका आंसर्स देखते जाइए, और यदि आपका डेटा मैच कर रहा है तो आंसर पे मार्क्स ले लीजिए, डेटा मैच नहीं कर रहा है तो नंबर मत लीजिए। यदि आपने डेप्रिसिएशन एज पर IT एट 25,87,333 लिखा है तो 8 नंबर ले लीजिए। लेस IT रिफंड 10,000 लिखा है, ऊपर नीचे चलेगा, ये जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में लिखा है। कुछ बच्चे पहले सारे ऐड आइटम लिखते हैं फिर पूरे माइनस आइटम लिखते हैं, गुड, यू शुड डू लाइक दिस। और कुछ बच्चे प्लस माइनस करते, चलेगा, सीक्वेंस कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये डेटा आना चाहिए। ये डेटा है तो ये मार्क्स है, ये -10,000 है तो 8 नंबर है। इन सब के लिए आपको कोई नंबर नहीं मिला। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्संस, पेमेंट टू ऑडिटर्स विदाउट TDS, इन सब के लिए मार्क्स नहीं है। VRC एज पर अकाउंट्स, VRC एज पर IT एट, इन सब के लिए मार्क्स नहीं है। फिर आप सीधा PGBP राइट हो गया तो आप 8 नंबर और ले लीजिए। इसका मतलब यदि आपका कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो आपका PGBP रॉन्ग हो गया, PGBP रॉन्ग हो गया तो 8 नंबर रॉन्ग हो गया। ATC के लिए आप 8 नंबर और ले लीजिए, और इसके बाद TI के लिए आप 8 नंबर और ले लीजिए। इसका मतलब आप समझो कि आपका कहीं पे भी एक मिस्टेक होता है तो ये PGBP का मार्क्स लिया, TI का मार्क्स लिया, और फिर टैक्स पेबल का मार्क्स लिया। टैक्स पेबल ऐसे शॉर्ट में लिखने से नहीं चलेगा, आपको टैक्स पेबल पूरा कंप्यूट करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपने सीधा टैक्स पेबल कैलकुलेटर में कर दिया तो 8 नंबर बैठाइए, और टैक्स पेबल की वर्किंग की है, इस वर्किंग के ऊपर 8 नंबर है, और इस आंसर के ऊपर 8 नंबर है। आई रिपीट, इस वर्किंग के ऊपर 8 नंबर है और इस आंसर के ऊपर 8 नंबर है। अब डेप्रिसिएशन एज पर IT एट कैसे आया, इसके लिए वर्किंग जो आपने की उसके ऊपर 8 नंबर है। ये वर्किंग पूरी राइट हुई हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन रॉन्ग है तो ऊपर डेटा का भी मार्क्स दिया और वर्किंग का भी मार्क्स दिया। सब मशीनरी रॉन्ग रो दिया, बिल्डिंग राइट है, 0 मार्क्स। पूरी वर्किंग सही है तो 8 नंबर। आओ आगे बढ़ते। अब आपने कुछ नोट्स लिखे हैं तो आपको 8 नंबर मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे एक नोट लिख दिया कि आपने बिल्डिंग परचेज करने के लिए, सॉरी मशीनरी परचेज करने के लिए जो हायर परचेज में 45,000 अकाउंट पे चेक से और 5,000 इन कैश दिया है, तो वो 5,000 इन कैश पेमेंट जस्टिफाइड है, क्योंकि एज पर सेक्शन 40A3 यदि आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट एट ए टाइम इन अ डे एक बिल के अगेंस्ट में 10,000 का पेमेंट 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में करते हो तो फिर वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में काउंट में नहीं आता। तो किसी भी दिन आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं दिया है, इसलिए सारे कैश पेमेंट वैलिड पेमेंट है। क्योंकि आपने अलग अलग दिन कैश में पेमेंट किया, कोई भी एक दिन 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं किया है, इसलिए ये सारे पेमेंट वैलिड है। So if you have written in your notes that as per section 40A3, if a payment has been made otherwise than account pay check, account pay draft or electronic clearing system in excess of 10,000, then it shall not be counted in the part of cost of asset. But in the given case, not on a single day payment is made more than 10,000. Therefore, all the payments are valid payment and shall be considered for the purpose of cost of asset. ऐसी मिलती जुलती लैंग्वेज का फील सेम आनी चाहिए, वो आपने लिखा है तो आप अपना 8 नंबर बैठा लीजिए। और
8 नंबर आपको मिलेगा इस नोट के लिए यदि आप ऐसा लिखते हो कि अ, आपने बैंक लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, उसका इंटरेस्ट सॉरी आपने बैंक लोन लेके एसेट ली है, तो टिल द एसेट इज पुट टू यूज वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ये लिखने पे आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। Interest till the asset is put to use shall be added to cost of asset, shall be capitalized। ये लैंग्वेज लिखने से आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का एक नोट आपको देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 35 DDA। सेक्शन लिखो नहीं लिखो बराबर मार्क्स है। एज पर सेक्शन 35 DDA, if the payment has been made for voluntary retirement compensation, then it is allowed in 5 equal installment on cash basis। ये नोट लिखने पे, ये लॉ का प्रोविजंस लिखने पे आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे। इस बात पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर इज नॉट एलिजिबल फॉर ATC डिडक्शंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर is not eligible for ATC deductions। यदि आपने इस पे एक नोट लिखा है तो आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे। पेमेंट मेड टू रिलेटेड पर्सन ₹36,000 इन कैश whereas मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 9,000, तो आपको लिखना पड़ेगा एक नोट कि हियर द पेमेंट हैज बीन मेड टू रिलेटेड पर्सन 36,000 whereas the market value is only 9,000, so 27,000 expenditure is a bogus expenditure। 27,000 कहाँ से आया, 36 minus 9, तो 27,000 का खर्चा bogus expenditure है, therefore that is not allowed। The real expenditure is 9,000 and that is paid in cash, so section 40A3 will not apply। 9,000 का ही genuine expenditure है, वो आपने कैश में दिया है, तो सेक्शन 40A3 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये लिखने पे आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे। 8 नंबर आपको इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि आपने लिखा है पेमेंट मेड टू CA फॉर हिज ऑडिट वर्थ 48,000 आफ्टर डिडक्टिंग TDS 2,000 अगेंस्ट हिज बिल ऑफ ₹50,000। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले लॉ एज पर सेक्शन 40 क्लॉज A। एज पर सेक्शन 40 क्लॉज A, यदि आप TDS काटे बिना रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है। यहाँ पे आपने TDS काटा है, लेकिन 5,000 आपको TDS डिडक्ट करना चाहिए था 50,000 पे 10% की रेट से, लेकिन आपने डिडक्ट किया 2,000, यानी आपने 40% डिडक्ट किया, 60% TDS डिडक्ट नहीं किया। तो फिर 50,000 का 60% यानी 30,000 पेमेंट वैसा माना जाएगा जिसपे आपने TDS नहीं काटा है, और उस 30,000 का 30% यानी 9,000 नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया जाए। 30,000 का 30% दैट इज 9,000 एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। 9,000 expenditure shall be disallowed। TI को 73,30,970 कर देता हूँ, राउंडेड ऑफ। और टैक्स पेबल यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। टैक्स ऑन फर्स्ट 10 लाख 1,12,500, टैक्स ऑन बैलेंस 63,90,670 at the rate 30%,
ये आ गया 19,17,201। टोटल आ गया 20,29,701। एड सरचार्ज at the rate 10%, 2,02,970। टोटल आ गया 22,32,671। health education cess at the rate 4%, 89,306, 89,307। आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 23,21,978। 23,21,980। तो ये वर्किंग के लिए आपको 8 नंबर मिल रहा है और ऊपर आंसर्स राइट होने के लिए आपको 8 नंबर मिल रहा है। चलो आप अपने मार्क्स बढ़ाते जा रहे हो। Sale includes 40,000 goods withdrawn by proprietor, whereas the market value of such goods is 50,000 and cost is 36,000. तो आपको यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा, goods withdrawn by proprietor must be at cost. Nobody can earn from himself. तो यदि आपने गुड्स विड्रॉ किया है जिसका कॉस्टिंग 36,000 है, भले ही मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो उसको कॉस्ट पे विड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल में आना चाहिए डेटा 36,000, जबकि सेल में डेटा है 40,000। तो आपकी सेल 4,000 से इंक्रीज है, तो आपको 4,000 से अपनी सेल को माइनस कर देना चाहिए। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, इसलिए आपको अपनी सेल को 4,000 से माइनस कर देना चाहिए। तो यदि आपकी सेल 40,000 से मतलब 4,000 से बढ़ी हुई है, सेल 4,000 से बढ़ी हुई, आपको 4,000 से माइनस कर देना चाहिए। लेट मी चेक, ये मैंने माइनस किया है कि माइनस किया नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। एग्रो प्रोड्यूस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख ग्रोन बाय मिस्टर रायन, वेयर एज मार्केट वैल्यू ऑफ सच एग्रो प्रोड्यूस इज 14 लाख। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ एन एग्रो प्रोड्यूस इज यूज फॉर बिजनेस पर्पज, then it should be shown in the business PL at market value. If an agro produce grown by SSE used for business purpose, then it should be shown in the business PL at market value. तो इस एग्रो प्रोड्यूस का मार्केट वैल्यू है 1,40,000, जबकि आपने इसको पीएल में दिखाया 1 लाख से, यानी आपके पीएल में खर्चे 1 लाख दिखाया हुआ है, जबकि होना चाहिए 1,40,000। इसलिए आपके खर्चे कम दिखाए हुए हैं। इसलिए तो ये जो हम लोग साइड में ये सब लिखते हैं ना, इन सब का मार्क्स में एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम उस डेटा पे, उस नोट्स पे मार्क्स है। तो आपने सिर्फ डेटा कर दिया, नोट्स नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नोट्स लिखना पड़ेगा। 40,000 से आपकी सेल, आपके एक्सपेंडिचर्स कम दिखाए हुए हैं, हमने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो गई। और यहाँ पे प्रोप्राइटर का आपका सेल बढ़ाया हुआ था, हमने सेल कम कर दिया, सेल कम करने से प्रॉफिट कम हो गई। लेट मी चेक द टोटल, आई डाउट ये सब सही है कि नहीं है। 75,21,000 प्लस 17,50,000, मैं आपको भी दिखाता हूँ।
73,85,667 टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। 73,85,000 इतना मिस्टेक आ गया यार, 50,000 का मिस्टेक। ये मैंने डेटा सही कर दिया, आप एक बार चेक कर लो। आप एक बार डेटा चेक कर लो। टैक्स लायबिलिटी भी चेंज हो रही, चेक कर लीजिए। राउंडेड ऑफ नहीं किए तो मार्क्स लड़ जाएंगे, काट देंगे, वो बुरा मान जाते हैं। आप इसके ऊपर 8 नंबर ले लीजिए यदि आपने राउंडिंग ऑफ नहीं किया, यहाँ पे 8 नंबर ले लीजिए और यहाँ पे 8 नंबर मत लीजिए। This has been absorbed so many times कि because of rounding off उन्होंने नंबर नहीं दिया, डेप्रिशिएशन के लिए नंबर। तो 16 नंबर आपको कहाँ मिले, बात चेक कर लीजिए फाइनली कि 48.3 थे नोट लिए कि 5,000 रुपया इन अ डे कैश पेमेंट करने के लिए आपका कॉस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैश पेमेंट कर सकते हो। 8 नंबर आपको वहाँ मिले हैं। 8 नंबर आपको मिले हैं कि आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टिल द एसेट पुट टू यूज शैल बी कैपिटलाइज, 2 नंबर। 8 नंबर आपको मिले हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का सेक्शन 35 DDA का नोट्स लिखने के लिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन कैश बेसिस लिखने के लिए 8 नंबर और 3 नंबर। 8 नंबर आपको मिल रहा है कि फादर के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देने पे आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, तो उसके लिए 8 नंबर, 4 नंबर हो जाए। 8 नंबर आपको मिल रहा है कि आपने 36,000 का कैश पेमेंट किया है जबकि उसकी नोशनल मार्केट वैल्यू 9,000 है, रिलेटेड पर्सन को पेमेंट हुआ, तो सेक्शन 48(2) के अनुसार 27,000 डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो बोनस एक्सपेंडिचर है, और रिमेनिंग 9,000 जो आपने कैश में दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखने पे आपको 8 नंबर और 5 नंबर। TDS आपको काटना चाहिए था, आपको 5,000 आपने काटा है 2,000, मतलब आपने 40% TDS नहीं काटा, 40% TDS काटा है, 60% नहीं काटा, तो 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर ये माना जाएगा विदाउट TDS, तो 30,000 का एक्सपेंडिचर माना जाएगा विदाउट TDS, और उस 30,000 का 30% डिसअलाउड हो जाएगा, यानी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40A शैल बी 9,000। ये लिखने के लिए आपको 8 नंबर। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर शुड बी एट कॉस्ट, तो आपने उसको कॉस्ट के ऊपर पे दिखाया है, यानी आप सेल बढ़ा दिए हो, उसको वापस कम करना है। 4,000 से आपको सेल कम करने से इनकम भी कम हो जाएगी। चलो, इसलिए आपको 8 नंबर। एग्रो प्रोड्यूस आपको हमेशा मार्केट वैल्यू पे PL पे दिखाना है, तो PL पे 1,40,000 दिखाना चाहिए। आपने PL में दिखाया है, आपने PL में दिखाया है 1 लाख पे, तो आपकी 40,000 से इनकम, 40,000 से आपने एक्सपेंडिचर कम दिखाया है, अभी 40,000 एक्सपेंडिचर और दिखाने से आपकी इनकम कम हो जाएगी, और नोट्स पे ज्यादा मार्क्स है और डेटा पे कम मार्क्स। डेटा के मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक भी डेटा रॉन्ग हो जाता है तो PGBP रॉन्ग, TI रॉन्ग, GTI रॉन्ग, टैक्सेबल इनकम रॉन्ग, टैक्स पेबल रॉन्ग, टैक्स पेबल की वर्किंग रॉन्ग, लेकिन नोट्स पे मार्क्स उठाना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। आई होप 16 नंबर का इवैल्यूएशन आपका हो गया। आगे बढ़ते, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मोना लिमिटेड
ये सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सम यहाँ पे आ गया, एफएम का सम उठ के यहाँ आ गया। ऐसा इंस्टीट्यूट सीएस इंस्टीट्यूट तो कई बार करता था, ये वो टैक्स के पेपर में एफएम का सम दे देता, एफएम के पेपर में टैक्स का सम दे देता। सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा किया हुआ है, ये पेपर, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर से लिया हुआ है। आंसर्स मिलाइए। ऑल्टरनेटिव 1, मेक द कंपोनेंट, यानी आप मशीनरी खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो कंपोनेंट बनाने के लिए, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। लास्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये इंस्टीट्यूट का ही सॉल्व किया हुआ समय। तो अलग अलग ईयर में आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, दोनों कॉस्ट को जोड़ के उसको ऊपर टैक्स से भी निकाला हुआ है, यानी 12,00,000 1,20,000 जोड़ के 13,20,000 से कितना टैक्स सेविंग हुआ वो दिया हुआ है, और टैक्स सेविंग को इस खर्चों से हटा के फाइनली कैश आउटफ्लो निकाला हुआ है। 12,00,000 माइनस 4,00,000 इक्वल टू कैश आउटफ्लो, 14,00,000 माइनस 487 इक्वल टू कैश आउटफ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अब इस ये जो आपने कैश फ्लो निकाला यहाँ पे 771 का, स्टार्टिंग में मशीनरी खरीदनी पड़ी 8,00,000 की, और बाद में वेरियस कैश आउटफ्लो बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका टोटल कैश आउटफ्लो है। लास्ट में आपकी मशीनरी बिक रही है तो उससे आपको थोड़ा बहुत पैसे आ जा रहे हैं, और सिंस मशीनरी बेचने पे लॉस हुआ तो लॉस के कारण आपको एक टैक्स शिल्ड मिला, वो टैक्स शिल्ड में आपकी कैश इनफ्लो आ गई। तो 5th ईयर में आपकी थोड़ी टैक्स शिल्ड है और सेल ऑफ मशीनरी है, इस तरीके से आपकी इनकम आ गई। ये टोटल कैश आउटफ्लो है यदि आप मेक दी कंपोनेंट करते हो, और कंपोनेंट आप बाय करते हो तो अलग अलग साल में आपको इतना परचेज कॉस्ट देना पड़ेगा, परचेज पे आपकी इतनी टैक्स सेविंग हो जाएगी, और नेट आउटफ्लो इतना रहेगा कैश का। और कैश आउटफ्लो को हमने डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो परचेज करने पे कैश आउटफ्लो है 53,53,356, और बाय करने में कैश आउटफ्लो है 44,39,087। तो यदि हमारा कैश आउटफ्लो बाय करने में ज़्यादा आ रहा है, परचेज में कम आ रहा है, तो हमें बाय नहीं करना चाहिए। इट इज बेनिफिशियल टू मैन्युफैक्चर दी कंपोनेंट। यदि आपका कंक्लूजन राइट है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा सिर्फ इसके लिए कि यस वी शुड मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट, दिस विल फेच यू 1 मार्क। यदि आपका ये वर्किंग राइट है तो आपको 8 नंबर ये वाली वर्किंग पे 1 मार्क। यदि आपकी ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली वर्किंग राइट है, 53,50,000 वाली वर्किंग राइट है पूरी, तो आपको 8 नंबर और। आपका ये 8,71,000 वाला डेटा राइट है, तो आपको 8 नंबर और।
डेप्रिशिएशन आपने राइट निकाला है तो 8 नंबर आपको और मिल जाएगा, सिर्फ डेप्रिशिएशन की वर्किंग राइट करने पे। टैक्सिल्ड की वर्किंग, टैक्सिल्ड का डेटा आपका राइट आया तो आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। टैक्सिल्ड की वर्किंग और डेटा दोनों मिला के, टैक्सिल्ड की वर्किंग और डेटा दोनों मिला के यदि आपका राइट आया है तो आपको 8 नंबर और मिल जाएगा, बिकॉज ये टैक्स का पेपर है, इसमें बेसिकली हमें टैक्सिल्ड से ही ज्यादा मतलब था। कैश आउटफ्लो की वर्किंग आपकी राइट हुई है तो आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। और ये डेटा 44,39,087 की वर्किंग यदि आपने राइट की है तो आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। देख लीजिए आपके 8 नंबर की टोटल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे वापस से चेक करिए, डेप्रिशिएशन की वर्किंग के लिए 8 नंबर, टैक्स सेल्ड के डेटा के लिए 2 नंबर, मतलब 2 टोटल, इस वर्किंग के लिए 8 नंबर 3, टैक्स सेल्ड के लिए ऊपर बता ही चुका हूँ। ये पूरी टेबल यदि राइट आई है आपकी तो 8 नंबर और। बाय तो आपने ये सही निकाला है तो 8 नंबर और, इसी टेबल सही निकाली है तो 8 नंबर और 6, 8 नंबर आपको मिल गया कि आपका डेटा फाइनली राइट आ गया 8,71,704, और 8 नंबर यदि आपका आंसर राइट आ गया तो इट इज बेनिफिशियल टू मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट। इस तरीके से 8 नंबर आपको मिल रहे हैं। प्लीज मैच योर आंसर, उठा लिए मार्क्स। Question number 5. Anuj, an ordinary resident, provides the following details: income from India, income from country Z, income investment in PPF. देखिए आपको मार्क्स कहाँ मिल रहे हैं। ये यदि आप आंसर वेरिफिकेशन कर रहे हो ना तो एकदम आप खाली मार्क्स देखिए आपको कहाँ मिलने चाहिए। 80C का कैलकुलेशन आपने सही दिखाया इन्वेस्टमेंट इन PPF तो आपको 8 नंबर मिल रहा है। टोटल इनकम का आपका डेटा राइट आ गया तो 8 नंबर आपको और मिल जाए। टैक्स पेबल का डेटा राइट आ गया तो 8 नंबर आपको और मिल जाए। छह नंबर का समय आप चेक करिए आपको नंबर कहाँ कहाँ मिले। $19,240, 19,240। टैक्स पेबल इन इंडिया राउंडेड ऑफ 11,980। कहां से आया ये वाले मार्क्स लिए आपको 8 नंबर और मिल रहा है। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स यदि आपने वर्किंग की है, आई रिपीट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स यदि आपने वर्किंग की है तो आपको 8 नंबर और मिल रहा है। एक, दो, तीन, चार, पांच।
सेक्शन 90 के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखा है तो आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। एज पर सेक्शन 90 इसमें आपने 90 के रिलीफ के प्रोविजंस का 8 लाइन लिखा है तो आपको 8 नंबर और मिल रहा है। चेक करिए आपको 6 में से 6 मिले कि नहीं मिले। 2 ही नोट्स आपको देने थे, एक तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स था और एक सेक्शन 90 की रिलीफ था। अगला प्रश्न है विच आर द अपीलेबल ऑर्डर्स इन केस ऑफ अपील टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ऑर्डर बाय सीआईटी ए, सारे ऑर्डर ऑफ सीआईटी ए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील हो सकते हैं। रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 बाय सीआईटी कैन बी अपील टू आईआईटीएटी और ऑर्डर पास बाय सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑर्डर, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट का कैंसिलेशन का ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटीएटी के पास जा सकते हो। यदि आपने सीआईटी ए के ऑर्डर, रिविजनरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 बाई सीआईटी लिखा है और एनी ऑर्डर पास बाई सीआईटी एज असेसिंग ऑफिसर, वो यदि आपने लिखा है तो यहाँ पे आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत सेल फोन्स, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का सम आ गया। 6 नंबर का समय देखिए, आपको नंबर 33 में मिल रहे हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपको लिखना है, इसके ऊपर आपको 8 नंबर मिला जाएगा क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर 6 मेथड, कप मेथड, पीसी सीपीएम मेथड, आरएसपी मेथड, पीएसएम मेथड एंड टीएनएम मेथड। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड डिपेंड्स अपॉन किसका आपके पास ज़्यादा रिलायबल डेटा हो। यदि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर मेथड का डेटा ज़्यादा रिलायबल है तो वही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो जाएगा। इन द गिवन केस हमारे पास इन द गिवन केस हमारे पास सीपीएम कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड का हमारे पास ज़्यादा रिलायबल डेटा है, कप मेथड का हमारे पास ज़्यादा रिलायबल डेटा है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, तो हम लोग उस मेथड से ही सम को बनाएंगे। ये लिखने पे आपको 8 नंबर मिलेगा। 8 नंबर आपको वापस से देखिए किसलिए मिलेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि 5 मेथड में से कोई भी एक मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके डेटा ज़्यादा रिलायबल हो वही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। इन द गिवन केस हमारे पास कप मेथड के डेटा ज़्यादा रिलायबल है, इसलिए हमारे लिए कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड इज बेस्ट मेथड है। ये लिखने के लिए 8 नंबर। अब उसके बाद ये आप निकाल रहे हो आर्म्स लेंथ प्राइस। यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस का डेटा आपको दिया हुआ है, ये ऐसे निकला। वन मार्क आपको 8 नंबर तो यहां मिल गया ना, लाल कर देते उसको। 8 नंबर आपकी एएलपी राइट आ गई तो आप ले लो, 8 नहीं 2 नंबर ले लो आप। 2 नंबर आप ले लो यदि आपकी एएलपी राइट आ गई तो, ठीक है। एएलपी आपका आ गया 20,300। अब आपको 8 नंबर मिलेगा इसलिए कि हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू, हमने ट्रांजैक्शन किया है। अच्छा 8 नंबर तो आपको इसमें मिलेंगे कि आपने यहाँ पे ये देखा कि एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है या नहीं है। यदि है तो कौन से रीजन से एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है, ये लिखने के लिए आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि BCL and JML are associated enterprises. Though BCL is not holding 26% or more voting power of JML, but BCL की टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल है 11,000। It imported 10,000 mobile
हैंडसेट फ्रॉम जेएमएल और whereas some mobile are sold to unrelated parties, तो BCL 11,000 मोबाइल सेट बेचता है, उसके लिए उसने 10,000 हैंडसेट जेएमएल से लिया। तो अपनी 11,000 रिक्वायरमेंट का 90% यानी 9,900 मोबाइल से ज़्यादा वो मोबाइल JML से लेता है। तो वो अपनी परचेज रिक्वायरमेंट का 90% से ज़्यादा JML से लेता है। दे आर एसोसिएटेड इंटरप्राइज। वो इसलिए एसोसिएटेड नहीं है कि उन्होंने गारंटीड 8% लोन किया है ना, वो इसलिए नहीं एसोसिएटेड है कि वो 23% वोटिंग शेयर रहता है ना, वो इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि वो अपनी परचेज का 90% से ज़्यादा JML से लेता है। दैट इज वाई दे आर एसोसिएटेड इंटरप्राइज। ये लिखने पे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ये लिखना पड़ेगा आपको। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड का नोट मैंने आपको बता ही दिया, 1 नंबर यहां मिल गया आपको। 2 नंबर आपको मिल गए क्योंकि आपने आर्म्स लेंथ प्राइस सही सही निकाल दिया, और 8 नंबर आपको इसलिए मिल गया कि भैया आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ रहा है 20,300, जबकि हम परचेज कर रहे हैं 15,000 में, तो हम तो ऑलरेडी कम में परचेज कर रहे हैं। यदि यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई करेंगे तो हमारी इनकम और बढ़ जाएगी, सॉरी हमारी इनकम घट जाएगी, हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। और एज पर सेक्शन 92(3) यदि आर्म्स लेंथ प्राइस लगाने से इनकम कम होती है तो आर्म्स लेंथ प्राइस को इग्नोर कर दीजिए। ये नोट लिखने पे आपकी 8 नंबर आपको और मिल जाएंगे। और 8 नंबर आपको मिलेंगे कि आपकी टोटल इनकम वही की वही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल इनकम। ये लिखने के लिए आपको 8 नंबर और मिल जाए, क्योंकि आपसे अलग से पूछा गया फाइंड इंक्रीज इन टोटल इनकम, तो आपको लिखना पड़ेगा देयर विल बी नो चेंज इन टोटल इनकम बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगाने से इनकम कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो बहुत ही अच्छा समता। 6 नंबर के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस था 8 नंबर, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड था 8 नंबर, ALP सही निकाला 2 नंबर, 8 नंबर 92(3) के नोट लिए, और 8 नंबर इसलिए कि आपको ये लिखना है कि हमारी इनकम अनचेंज्ड रहेगी। आई होप आपको 6 में से 6 मिल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में 115 BBA था इस समय, तो पहले तो आप 115 BBA का प्रोविजंस ले देते हो कि नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन इंडिया में आके गेम मॉडलिंग या आर्टिकल कंट्रीब्यूट करने से कोई रुपए कमाता है तो उसके ऊपर उसका 20% टैक्स लगता है। ये लिखने से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपने ये लिखा। फिर इनकम ऑफ ब्रेकर आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया उसने 15 लाख 8 लाख और 5 लाख और 20 लाख थोड़ा सा डेकोरेट करके टेबल बनाते दिखाइएगा। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। टेबल बनाते आपने ये इनकम कंप्यूट कर दी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ब्रेकर, आ, 41 लाख, ये निकालने के लिए आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे, इसके लिए आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। यानी एक तो टेबल में बनाना पड़ेगा और दूसरा इनकम सही आनी चाहिए 41 लाख। चलो ठीक है। आपको 8 नंबर आपको इसलिए मिलेंगे कि आपने एक नोट लिखा है कि इट इज टू बी नोटेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और अलाउंस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेट, हेंस ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑफ 30,000 इज डिज अलाउड। ये लिखने के लिए आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे, ये नोट देने के लिए आपको 8 नंबर और मिल जाएंगे। फिर आपको इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है कि 41 लाख पे आपको 20.8% टैक्स देना है। 20% टैक्स, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस आपको अलग से दिखाना है। नहीं इसमें शायद LTCG है ना,
20 लाख फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। ओहो, अलग हो गया तो। ठीक, तो आपको टैक्स लायबिलिटी इन भाई साहब का निकालना है। टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी 21 लाख पे 20% प्लस 20 लाख पे ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 30% और इन सब के ऊपर सेस। तो आपका हो गया ये टैक्स कंप्यूटेशन 21 लाख का 20% या 4,20,000 और तो 20 लाख का 30%, 3 लाख 6 लाख 10,20,000 पे सेस 10,60,800। यदि आपने टैक्स सही निकाला है तो आपको 1 नंबर और मिल जाएंगे। 4,20,000 और 6 लाख 10,20,000 और 125। ये आपने सही निकाला है तो आपको 1 नंबर और मिल जाएंगे। टेबल फॉर्मेट में बनाना, ऐसे रफ फॉर्मेट में बनाने से नहीं चलेगा। और इस बंदे को रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा क्योंकि इसकी 115 बीबीए के अलावा भी और इनकम है। इसलिए ये लिखने पे आपको 1 नंबर और मिल जाएंगे कि इस बंदे को रिटर्न ऑफ इनकम तो भरना पड़ेगा क्योंकि इसकी 115 बीबीए के अलावा और भी इनकम है। ये लिखने के लिए आपको 1 नंबर, तो 1 2 3 4 5 नंबर कैसे मिले आप चेक कर लीजिए। मार्क्स एक एक काम करने के लिए मार्क्स मिल रहे भाई, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। एक एक काम कर रहे हैं और मार्क्स उठा रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट का सोल्यूशन जिसमें मार्क्स बैठाए हुए हैं, आपको आंसर मिलाना है। पूरा सम सॉल्व है और पूरे सम सॉल्व पे आपको मार्क्स बैठाते दिया हुआ है। मैच करिए अपना आंसर्स। ये वीडियो उन्हीं के काम का है यार जिन्होंने सब पेपर हैंडल किया है। आपने पेपर हैंडल नहीं किया तो आपको बहुत ही टायरिंग वीडियो लगेगा। और आपने पेपर हैंडल किया है, बनाया, पूरा सॉल्व किया है, वर्किंग वर्किंग पूरी लिखी है, तो इस वीडियो से ज़्यादा काम का वीडियो आपके लिए कोई नहीं है। देखते जाइए क्या लिखने पे आपको क्या मार्क्स मिल रहा है। सब माइनस हो रहे हैं। ₹3,57,00,000 माइनस किए तो आपका अमाउंट टू बी अप्लाइड 4,06,00,000 आपको अप्लाई करना था, आपने 357 अप्लाई किया। 49,72,500 आपकी इनकम आ गई जिसको ऊपर स्लैब रेट से टैक्स देना है। और एनोनिमस डोनेशन की 8,50,000 की इनकम है जिसको ऊपर 30% टैक्स देना है। तो ये लिखने से आपको एक नंबर और मिल गया। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी राइट आनी चाहिए, चेक कर लो आप। और एनोनिमस डोनेशन की वर्किंग करने पे 1 नंबर है। जिनको इसका आंसर समझना है वो तो बाद में आंसर से इवेल्युएट करना, घर पे आराम से चेक करना।
लेकिन जिनको अपने मार्क्स उठाने हैं वो बस यहाँ पे मार्क्स देख लीजिए, क्या लिखने पे कितना नंबर। तो 10 नंबर का सम था ट्रस्ट का, चैरिटेबल ट्रस्ट का। ए के 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 नंबर आपके यहाँ पे इकट्ठे हो गए। फिर से बोलता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओ कुछ ओवर मार्किंग हो गई है। 1 सेकेंड ना, कंप्यूटर के मार्क्स हटाता हूँ। लैपटॉप प्रिंटर के मार्क्स हटा देता हूँ। तो 8 नंबर, डोनेशन फॉर रिपेयर ऑफ टेम्पल इज अ कॉर्पस डोनेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। राइट, चेक कर लीजिए अपने मार्क्स। यदि आपने रिपेयर ऑफ टेम्पल लिखा लेकिन ये नहीं लिखा बीन कॉर्पस डोनेशन तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आप सिर्फ आंसर्स देख लीजिए। ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैच योर आंसर्स। मैच करिए अपना आंसर। आई होप ये वाले पार्ट आपको आंसर्स राइट हो गए। एमसीक्यू हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे, खाली आपको बता रहे हैं आपको नंबर कितने मिलने थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। आपने इक्वलाइजेशन लेवी पे 6% इज अट्रैक्टेड ये लिखा है, तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ये ओवर वैल्यूड सम है। In respect of amount considering exceeding 1 lakh for inter alia online advertisement received or receivable by a non-resident not having permanent establishment in India from inter alia resident in India who carries on business। मतलब आप समझ लीजिए 6% लिए 8 नंबर है, इस टोटल नोट लिए 2 नंबर, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि इसमें पूरा इक्वलाइजेशन लेवी का समरी दिया हुआ है, यह आपने नोट लिखा है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पूरा इक्वलाइजेशन लेवी का इसमें प्रोविजन आ गया। 6% है, 1 लाख है, नॉन रेसिडेंट है। इन दिस केस निकानो पेड 10 लाख, तो उसको 10% में 10 लाख के ऊपर 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा। ये लिखने पे आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। ये लिखने पे आपको 8 नंबर और मिल जाएगा। एक नंबर आपको इसलिए मिल जाएगा कि आपको ये लिखना पड़ेगा फिर रेसिपिएंट के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। रेसिपिएंट के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। 8 नंबर आपको फाइनल आंसर 60,000 लिखने के लिए मिल रहा है। ये सम 5 नंबर से बेसी का है नहीं यार, इतना भी क्या ओवर वैल्यूड। तो सम को हम लोग 5 मार्क्स का कर देते, इससे बेसी इसमें नंबर दे नहीं पा रहा हूं। भर भर के नंबर दे दिया तब भी नंबर नहीं आया।
तो भैया इस तरीके से आपका ये ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के पेपर का हमने आपको सोल्यूशन बता दिया। आई होप ये वीडियो उन सभी बच्चों के बहुत फ़ायदे में आया जो बच्चे ये पेपर अटेम्प्ट किए हैं, और ऑब्वियसली ये वीडियो उन बच्चों के कोई काम का नहीं है जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाँ, उनके लिए पीडीएफ बहुत काम का है। ये जो सही सही आंसर वो आप हमें भेज दीजिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर्स भी आपको भेज देंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, आपने इस सम से जो जो सीखा एग्जाम्स में वो सारी बातें ध्यान रखना। नोट्स लिखने से ही मार्क्स है। ऑल द बेस्ट।